वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ के एस फाउंडेशन आपके लिए लेके आया है अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट। तो गाइस हम लाइबिलिटीज़ तक रुके थे। लाइबिलिटीज़ के बाद जो टर्म आती है उसे बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स गाइस मैं आपको पहले भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सका हूँ। जो भी हमारे प्रॉपर्टी होती है, लैंड की, मशीनरी की, हमारे हाउसेस की, कोई भी हमारी प्रॉपर्टी होती है वह एसेट्स कहलाते हैं। बिजनेस के जो प्रॉपर्टी होती हैं और वह भी अमाउंट जो हमने दूसरों से लिया है उसे भी हम क्या कहते हैं, एसेट्स। एसेट्स बच्चों कई प्रकार के होते हैं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट, ये दोनों आपस में सेम है बच्चों। ये बच्चों वह एसेट्स होते हैं जो बेचने के लिए नहीं होते, सिर्फ बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब नए नए गुड्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक एसेट्स लाइक हमारी जो लैंड और बिल्डिंग के, हम उसको बार बार थोड़ा बेचते रहते हैं बच्चों, सिर्फ हम उसको यूज़ कंटिन्यू करते रहते हैं बिजनेस के अंदर गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। जैसे हमें गुड्स को बनाने हैं, फैक्ट्री बनानी है, तो हम लैंड का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम बेचेंगे नहीं उस चीज़ को, सिर्फ हम उसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे। टेंजिबल एसेट्स बच्चों वह एसेट्स होते हैं जिनको ना हम छू सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग्स वगैरह। ये मतलब एक नॉन कॉमन सी टर्म है जिसे हमें डिस्क्राइब करेगा अकाउंट्स के अंदर। करंट असेट्स बच्चों ये नाम ये वाला है, ये तो सब नाम की प्रॉब्लम है, तो आप इसका ऐसे मत समझना। करंट असेट्स बच्चों वह एसेट्स होते हैं जो कि, ये बच्चों नाम यहाँ पे थोड़ा सा गलत सा हो गया, तो ये इंटेंजिबल असेट्स यहाँ नहीं आएगा, इंटेंजिबल असेट्स यहाँ आएगा और करंट असेट्स यहाँ आएगा। ठीक है बच्चों, इंटेंजिबल असेट्स वह असेट्स होते हैं जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। टेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिसे हम छू भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। करंट असेट्स बच्चों वह एसेट्स होते हैं बच्चों कि वह एसेट्स होते हैं बच्चों जिसको हम बेचने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम बेचने के लिए यूज़ करते हैं और जो कि जो मैनेजमेंट होती है उसको कन्वर्ट भी कर देती होती है किसके अंदर, 1 साल के अंदर उस चीज़ को वो जो हमारी जो मैनेजमेंट है उसको कन्वर्ट कर देते किसके अंदर, कैश के अंदर, विदिन 1 ईयर। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म है फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चों यह एसेट्स वह एसेट्स हैं जिसको ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ये सिर्फ लॉसेस हैं, हमारे नुकसान हैं जो हमारे रिटन ऑफ नहीं होते, मतलब लिखे नहीं जाते। जैसे हमारा कोई असेट है, लैंड है, वो बेचा तो लैंड हमने बेचा तो मतलब नोट या रिटर्न, तो हम उसको बेचा हुआ उसको लिखेंगे नहीं, उसको तो लिखेंगे बेचा हुआ। लेकिन जैसे हमने कोई गुड्स वगैरह बेचा, वो तो हमने बेचते हैं, रोज़ का काम है। जैसे हमने कोई किताबें वगैरह, रद्दी की किताबें वगैरह बेची, तो हम वो हमारे के लिए कोई टच नहीं है कि हमारे उसको छुएंगे ना, नहीं छुएंगे, वो हमारे सिर्फ नुकसान से हैं या फिर हमारे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं जिसको हम लिखते नहीं हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है हमारी बच्चों, आपके पास है एक्सपेंसेस। क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस। क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस। क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बच्चों हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस बच्चों हमारे होते हैं, कॉस्ट होती है जो कि प्रोड्यूस और सेलिंग करने में हमारे गुड्स और सर्विसेज को यूज़ होती है। इसको हम सेकंड टर्म में हिंदी में बोलते हैं खर्चे। हमारे जो खर्चे होते हैं जो कि हमने लगाए हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज को बनाने के अंदर, जो भी हमने खर्चे लगाए हैं उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसका मेन टर्म खर्चे से आप याद रख सकते हैं, एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड। मतलब एक्सपेंस एक ऐसी कॉस्ट है जो कि लगती है, मतलब ऐसा खर्चा है जो कि गुड्स को बनाने और गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर यूज़ होती है। बच्चों इनकम क्या होती है, इनकम आपको सबको पता है कि इनकम है, इसकी इनकम। तो इनकम क्या होती है, इनकम होती है बच्चों कोई भी अमाउंट जो हमें गुड्स बेचने से रिसीव होता है उसे इनकम बोलते हैं, उसे रिवेन्यू बोलते हैं। और जो कॉस्ट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर जो रेट कीमत होती है गुड्स की,
एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब एक पर्टिकुलर कीमत होती है जो गुड्स को बेचने से मिलती है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, मतलब जो हमारे खर्चे होते हैं और जो कॉस्ट लगती है, मतलब आपको बताया था कि जो कॉस्ट होती है प्रोड्यूस सेलिंग में, उसे एक्सपेंस बोलते हैं। तो इनकम क्या है? इनकम यह है कि जो अमाउंट हमारे को रिसीव होता है गुड्स को बेचने से, और जो हमारे खर्चे होते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। मतलब रिवेन्यू, सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर हमारे को जो अमाउंट है वो ज़्यादा रिसीव हो रहा है एज़ कम्पेयर टू आवर एक्सपेंसेस। कैसे? कि जैसे हमने गुड्स बेचे 50,000 रुपये के, तो खरीदे तो 50,000 रुपये के, बेचे 1,00,000 रुपये के, तो 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और एक्सपेंसेस सिर्फ हमारे 20,000 रुपये के लगे, तो हमारे को नफ़ा, मतलब एक्सपेंसेस कम हुए हमारे, और सरप्लस रिवेन्यू का मतलब अमाउंट ज़्यादा रिसीव हुआ। तो जो अमाउंट ज़्यादा रिसीव होता है उसे हम क्या कहते हैं? इनकम। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब रिवेन्यू ज़्यादा होंगे और एक्सपेंसेस कम होंगे। ठीक है बच्चों, वो टर्म है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मतलब हमारे नफ़े, मतलब हमारे फ़ायदे। वो क्या होता है बच्चों? वो बच्चों यह होता है कि जब हमारे रेवेन्यूज़ ज़्यादा हों, मतलब अमाउंट हमारे को रिसीव ज़्यादा हो, और हमारे एक्सपेंसेस कम हो, तो उसे इनकम बोलते हैं। और वह जब चीज़ें एक बिज़नेस एंटरप्राइज की हों और एक अकाउंटिंग डेफिनेट पीरियड तक हो, तो उसे प्रॉफिट्स बोलते हैं। इनकम और प्रॉफिट्स आपस में बिल्कुल सेम हैं। इनकम का मतलब तो होता है कमाना, और प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि हमारे को प्रॉफिट होना, मतलब फ़ायदा होना। दोनों आपस में चीज़ एक ही हैं। इनकम जब भी होगी जब प्रॉफिट्स होंगे, और प्रॉफिट जब भी होंगे जब हमारे को इनकम मिले। दोनों आपस में बच्चों रिलेट करते हैं। इनमें कंफ्यूज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनकम वाले इसमें लिख देते हैं तो भी आपकी ठीक होगी। गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब वही बात आ गई बच्चों। लेकिन बच्चों गेन का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को हम बेच देते हैं, मतलब एक्सीडेंटल, जैसे हमारे को लॉस हो गया तो हमने उसको बेच दिया, तो अचानक से हमारे को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, तो उसे गेन बोलते हैं। कि मतलब हमारे को तो उम्मीद भी नहीं थी और इससे हमारे को इतना फ़ायदा हो गया, तो उसे हम गेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। लॉस बच्चों वही है कि अगर हमारे को एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और रेवेन्यूज़ कम होंगे तो हमारा लॉस हो जाएंगे बच्चों। परचेज़ का मतलब होता है बच्चों खरीदना। और परचेज़ जो टर्म है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज़ का, उसमें भी जो बच्चों परचेज़ है, परचेज़ हमेशा गुड्स को जब हम खरीदते हैं तभी लिए ही यूज़ होता है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं परचेज़। ठीक है बच्चों। परचेज रिटर्न किसे बोलते हैं बच्चों? परचेज रिटर्न बच्चों वह होता है जब भी हमने कोई गुड्स खरीदे हैं और उसको हम रिटर्न कर देते हैं। किसको? किसी सप्लायर को, या किसी ओनर को, या फिर किसी कस्टमर को, तो उसे बोलते हैं बच्चों परचेज रिटर्न। इसका एक और नाम भी जिसे बोलते हैं रिटर्न आउटवार्ड्स। ठीक है बच्चों। सेल्स का मतलब बच्चों वह होता है कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने गुड्स वगैरह को किसी दूसरे कस्टमर या फिर किसी सप्लायर को एक प्राइस के रूप में। कहने का मतलब अगर हमने किसी को कोई चीज़ बेचना और उससे प्राइस लेना, उसे हम सेलिंग बोलते हैं। ठीक है। सेल्स का रिटर्न का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को दूसरे को बेचते हैं और वही कस्टमर हमारे को दोबारा चीज़ दे जाए, अगर वो चीज़ डिफेक्ट निकली या फिर वो उस लेने के काबिल नहीं है, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। और उसका एक और नाम है रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है बच्चों। अब है बच्चों स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक बच्चों, स्टॉक वह मटेरियल होता है जो कि हम परचेज़ करते हैं। किसके लिए? रीसेलिंग के लिए हम जो परचेज़ करते हैं, और जिसमें और विच आर लाइंग ऑन सोल्ड, जिसे मतलब स्टॉक का मतलब बच्चों होता है गुड्स। जितने मतलब हम स्टॉक इकट्ठा कर लिए, जैसे 1,00,000 का स्टॉक हमने पहले इकट्ठा कर लिया, मतलब हम वो जो सामान होता है हम खरीदते हैं किसको? दूसरों को बेचने के लिए, लेकिन वो पड़ा रहता है। एक
अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक, मतलब जैसे अकाउंटिंग पीरियड से हमने बिजनेस स्टार्ट करा और उसका 1 साल ख़त्म हो गया, तो हमने स्टॉक खरीदा था 1 लाख का, हमें पता था कि 1 साल तक ये स्टॉक चला जाएगा, चल जाएगा और बिक भी जाएगा। तो बच्चों क्या होता है कि जो हमने चीज़ जो भी हमने स्टॉक खरीदा, जैसे 1 लाख का स्टॉक खरीदा हमने दूसरों को बेचने के लिए, और उसको हम और वो पड़ा रहता है, मतलब हम धीरे धीरे करके उसको बेचे तो रहते हैं लेकिन वो पड़ा रहता है अनसोल्ड बिना बिके एक अकाउंटिंग पीरियड तक, मतलब उसको बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक बच्चों वह स्टॉक होता है कि जो पड़ा रहता है, मतलब अनसोल्ड, मतलब बिना बिके पर, जो बिगिनिंग मतलब शुरू में हम जैसे स्टॉक है और वो बिका नहीं तो उसे ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब होता है मतलब एट द एंड ऑफ, मतलब पड़ा रहता है आखिरी तक अकाउंटिंग पीरियड जब बिकता नहीं है। तो टोटली स्टॉक का मतलब वह है कि हम खरीदते हैं सामान दूसरों को बेचने के लिए, खरीदते हैं सामान किस लिए, दूसरों को बेचने के लिए। क्या किसके लिए खरीदते हैं? दूसरों को बेचने के लिए। किसके लिए खरीदते हैं बच्चों? दूसरों को बेचने के लिए। किसके लिए खरीदते हैं बच्चों? दूसरों को बेचने के लिए। और लेकिन वो हमारा पड़ा रहता है सामान बिना बिके एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक। वो बिक भी सकता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक और वो नहीं भी बिक सकता बच्चों अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक। ठीक है बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल एक वह अमाउंट होती है, रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल। हम जैसे किसी को कोई ट्रेडिंग करी है, मतलब कोई सामान हमने बेचा या फिर कोई हमारा सामान हमने खरीदा है और उससे हमने पैसे लिए हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर हमने कोई सामान उसको बेचा है, ठीक है, और हमने उसे ख़रीदा है और उसने हमारे को पेमेंट दी है, तो उसे बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है बच्चों? डेटर्स वह पर्सन होते हैं जिसने हमारे पैसे देने होते हैं। जैसे मेरा नाम है केशव और मैं पैसे 50,000 रुपये मैं राम को दे देता हूँ, तो राम मेरा क्या हो? डेटर, उसने मेरे को देने हैं और राम के लिए मेरे गुड्स क्या हुए? लाइबिलिटी, जो मैंने उसको गुड्स या फिर अमाउंट दिया है पैसे का, लाइबिलिटी। अगर वो मेरे पैसे नहीं दे रहा तो राम हमारा क्या है? डेटर। ठीक है बच्चों? जो डेटर बच्चों, मैं दोबारा बताता हूँ, डेटर बच्चों एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जिसने फर्म से पैसे उधार में लिए होते हैं और फर्म ने उससे पैसे लेने होते हैं। ठीक है बच्चों? ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेड पेबल्स वह पेबल्स उन्हें कहते हैं हम कि वह अमाउंट जैसे हमने किसी से सामान बेचा, हमने किसी से सामान खरीदा है, तो हम उसको पैसे देते हैं, तो मतलब पे कर रहे हैं, तो उसे हम ट्रेड पेएबल्स बोलते हैं। ठीक है? क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर पर्सन वह बंदा होता है जिसने फर्म से पैसे लेने होते हैं। डेटर वो बंदा होता है जिससे फर्म से पैसे लेने होते हैं, वो क्रेडिटर वह बंदा होता है जिसने फर्म से पैसे लेने होते हैं। ठीक है बच्चों? एक बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल, इसका मैं आपको पूरी ब्रॉड में इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल ब्रॉड में। ठीक है बच्चों? गुड्स बच्चों एक ऐसा थिंग होती है जो कि हम बेचते हैं, और मतलब जो कि गुड्स वह होती है कि वो हम खरीदते हैं किसके लिए? बेचने के लिए, और उससे हम एक फिनिश प्रोडक्ट का भी निर्माण करते होते हैं, और वो भी बेचने के लिए होता है। गुड्स का मतलब बच्चों पर्टिकुलर एक आइटम होती है जिसे हम खरीदते हैं। जैसे कोई जैसे हमने सब्जी खरीदी, सब्जी हम खरीदेंगे तो बेचने के लिए तो हम खरीदेंगे ना, और उससे हम और वो जो सब्ज़ी खरीदी है वो हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। जब खुद यूज़ करिए, खुद से सब्ज़ी बनाएंगे तो हम उसको सब्ज़ी को भी बेच सकते हैं। खुद बनाएंगे सब्ज़ी तो उसका भी ठेला लगा के बेच तो सकते हैं ना बच्चों उसको भी। कोस्ट का मतलब बच्चों होता है लागत। कोस्ट को हम ऐसे टर्म्ड करते हैं, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि वह अमाउंट जो कि हमारे को कुछ
रिसोर्सेज को बेचने पर दिया गया है, मतलब वह अमाउंट किसी प्रोडक्ट का जो कि हमारे को दिया हुआ है किसी चीज़ को बेचने से। जैसे हमारी सब्जी लगा लो कोई, अगर हम उसको बेचते हैं तो हमारे को अमाउंट रिसीव हुआ अपने गुड्स, मतलब हमारे गुड्स क्या, हमारी सब्जियां, उसको बेच के, तो उसे हम कॉस्ट करेंगे। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट बच्चों हमारे को एक छूट मिलना, किसी चीज़ पे छूट मिलना, और ये छूट देता कौन है बच्चों? सेलर होता है जो कि बायर को देता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बच्चों मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, आगे तक पूरे अकाउंट्स में 11th के आपके काम आएगा बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट एक वह डिस्काउंट होता है जो कि हमेशा मिलता है जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सूट वगैरह खरीदो उस पर मिलेगा हमेशा एक फ़िक्स परसेंटेज के ऊपर। ठीक है बच्चों, हमेशा मिलेगा जो फिक्स परसेंटेज के ऊपर अगर हम किसी गुड्स वगैरह को खरीद रहे हैं। ठीक है। कैश डिस्काउंट बच्चों वह डिस्काउंट होता है जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी तो हमें डिस्काउंट मिलेगा और हम उस अमाउंट को उसी टाइम पे कर देते हैं, तो ना हमारे को एक डिस्काउंट और मिलेगा जिसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। जैसे हमने 50,000 रुपये का सामान था, हमें डिस्काउंट मिल रहा है उसके ऊपर 20%, मतलब 40,000 रुपये। हमने उसको 40,000 रुपये पे करे, उसको हम अभी भी 40,000 रुपये पे कर दे, तो उसने कहा कि ना तुम्हें को 40,000 मत, तुमको 35,000, उसने मेरे को 5,000 रुपये छूट देती पहले भाई, प्रोमोट पेमेंट की, तो उसे बोलते क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों एंट्री बच्चों क्या होती है? कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी भी लेन देन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना एंट्री कहलाता है। बैड डेट्स बच्चों वह डेट होती हैं जो कि हमारा जो डेटर है जिसने जो फर्म से पैसे उधार में लेता है वो इतनी पोजीशन में नहीं होता कि वो अपने अमाउंट पे कर दे, तो उसके लिए वो क्या है? बैड डेट्स। जैसे हमने उसको 50,000 रुपये उधार में दिए राम को, वो पे नहीं कर पा रहा, तो वो उसके लिए क्या होंगे? बैड डेट्स। इंसॉल्वेंट बच्चों वह होता है एक पर्सन जो कि पोजीशन में नहीं होता कि अपने उधारों को पे कर सके। सोलवेंट वो होता है कि एक पर्सन जो हमारे को उधारों को अपना पे कर सके। ठीक है बच्चों। एंटिटी और बिजनेस एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो कि बनाई जाती है इनकम को कमाने के लिए, किसी गुड्स को बेच वगैरह के और किसी गुड्स को सर्विस को लेके। टर्नओवर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जितने भी हमारी सेल्स होती है, जितने हमारे मतलब नफ़े प्रॉफिट्स वगैरह मतलब सेल्स होते हैं, मतलब जब हम गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स होती है एक पर्टिकुलर पीरियड, कितनी सेल्स हुई, कितने हज़ार की सेल्स हुई, कितने प्रॉफिट है, उसे हम टर्नओवर बोलते हैं। लाइफ स्टॉक मतलब क्या है? जैसे जंगली जानवर वगैरह हमारे बिजनेस के अंदर हमने खरीदे तो उसे बोलते हैं लाइफ स्टॉक। इन्वेस्टमेंट बच्चों इन्वेस्टमेंट वो होती है जब भी हम अपने पैसे को किसी कंपनी के अंदर जैसे शेयर्स के रूप में या फिर शेयर्स के रूप में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, किसकी इंटेंशन से? रिटर्न, मतलब पैसे अर्न करने की इंटेंशन। ठीक है। वाउचर का मतलब क्या होता है बच्चों? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑथोराइजेशन को पे करना होता है, जिसके बेसिस पे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, और एक सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है हर किसी ट्रांजैक्शन के लिए, और बताता भी है कि अकाउंट डेबिटेड हुआ या फिर क्रेडिटेड हुआ है। ठीक है बच्चों। इन्वेंट्री बच्चों वह होता है कि लिस्ट होती है किसकी? आइटम्स की। तो इस जैसे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लिस्ट ऑफ वर्क, लिस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो बच्चों ये सारे टर्म्स थे जो हमने आज पढ़े। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें और हमारे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you guys for watching my videos and get the latest. Please click on my subscription box and press the bell icon. Thank you.